के हाईजैक होने के बाद से हड़कंप मचा है। जिस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया उसमें 400 से ज्यादा लोग थे, जिनमें पाकिस्तान की सेना, पुलिस के जवान भी शामिल थे, जिन्हें बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। जिनमें परेशान पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने दो टूक कह दिया है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो सभी बंधक मार दिए जाएंगे। हालांकि इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है 190 बंधकों को रिहा कराने का दावा किया गया, जबकि बीएलए का दावा है कि उसने 30 पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मार दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अब शहबाज और मुनीर क्या कदम उठाएंगे, इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। ये बात कुछ दिन पहले की ही है, जब पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को चेताया था, बलूचिस्तान से उठ रही विद्रोह की चिंगारी के बारे में बताया था, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को आगाह किया था। लेकिन मौलाना डीजल के इस बयान के 1 महीने भी नहीं गुजरे थे, बलूचिस्तान से विद्रोह की वो आग उठी जिससे मुनीर की सेना में हाहाकार मच गया। शहबाज के दिमाग का पुर्जा हिल गया, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएलए ने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पस्त कर दिया। बलूच लड़ाकों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारने का दावा किया, जिससे परेशान पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के आदेश दिए। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे तो बीएलए ने भी दो टूक कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। बलूचों की यलगार से पाकिस्तान की सेना पस्त है। मुनीर की सेना में हाहाकार मचा है। हालांकि चुनौती बंधकों को छुड़ाने की है, लेकिन बंधकों की रिहाई के बदले बलूच लिबरेशन आर्मी ने मांग की है कि पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई हो। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बीएलए का कहना है कि यह फैसला बदलेगा नहीं। साफ है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने आर पार का मन बना लिया है, लेकिन ये हालात ऐसे ही नहीं बने, बल्कि कई साल से बलूचिस्तान में ये चिंगारी सुलग रही थी, जो भीषण आग में तब्दील हो गई। कभी भी जब आप आग से खेलते हैं ना, आपके हाथ जलते हैं कभी ना कभी। तो ये किस फॉर्म में जल गए, ये आज एक नई उग्रवाद की, देखिए वहाँ पर बहुत से ऐसे केस आए हैं पहले भी, जहाँ लोग मस्जिदों में घुसे और उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर दिया, मिलिट्री एरिया में गए, खुद को ब्लो अप कर दिया। तो मैं एक बार कहीं एक उर्दू का कपलेट पढ़ा था कि दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। पाकिस्तान आग से खेल रहा था, लेकिन वही आग उसे जला रही है। बलूच विद्रोहियों ने कोहराम मचा रखा है।
पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन सवाल है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे बंधकों की रिहाई होगी, और सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद भी मेरे साथ होंगे और संजय दुर्रानी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं वे भी मेरे साथ मौजूद होंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दुर्रानी साहब के पास चलेंगे। दुर्रानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या हो गया? अभी भी होस्टेज बीएलए के लड़ाकों के पास हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ये दावा तो कर रही है कि हमने अब तक 27 लड़ाकों को मार दिया है, लेकिन क्या सुरक्षित सभी हॉस्टेज को पाकिस्तानी सेना वापस ला पाएगी? जी मनोज भाई, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, ये जो सिचुएशन जो बनी हुई है इस वक्त तो काफ़ी यानी कि अभी उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी जिसका जो आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक ये है कि जैसे अगर फौज ने ये कहा है, ये बेसिकली हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन्होंने कहा कि वो मोर देन 27 पर्सनल जो है वो उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं उनको। तो बाकी ये है कि नंबर ऑफ हॉस्टेजेस जो हैं वो भी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन यानी कि टोटल जो अभी तक जो है वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सके। अभी इसके ऊपर जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर लड़ाई चल रही है, और ख़ासतौर पे जो उनके अफगानिस्तान के ऊपर जो अफगानिस्तान से जो उनको बाकायदा तौर पे उनके जो कमांडर जो है, जो इस वक्त यहाँ पे बीएलए के जो कमांडर है, उनको जो इंस्ट्रक्शंस जो मिल रही हैं वो बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान से मिल रही हैं। और ये सिर्फ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की ही रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने पर्सनल जो रिसोर्सेज हैं, मेरी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी मुझे यही बात बताई है कि ये बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान से इनको जो है ट्रेनिंग, यानी कि आप ये कह लें कि उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि एक ऐसे जगह के ऊपर जहाँ पे मच जो है वहाँ पे इलाके के अंदर वहाँ पे निहत्ते अवाम के ऊपर इस तरह हमला करना, पहली बात। और वो एक बहुत बड़ी जो है ना एक आई ओपनर है पाकिस्तान के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि आप इसमें नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, आपकी जो बैरो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी बाकायदा तौर पे एक जो है फिक्रा उसको बाकायदा तौर पे शामिल किया गया है। वो ये है कि उन्होंने जो अपनी डिमांड रखी है उसके अंदर उन्होंने कहा सियासी कैदी। अब सियासी कैदी कौन है? सियासी कैदी जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो अपने आप को सियासी मुजरम कहलाती है या सियासी कैदी कहलाती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। और आपको शायद याद होगा, बल्कि आपको अच्छी तरह याद होगा मनोज भाई, कि ईयर 2009 में भी जो है एक बीएलए के जो यहाँ से दहशतगर्द जो लीडर जो थे यहाँ से भाग के जब वो इंग्लैंड में गए थे और इंग्लैंड में उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था दहशतगर्दी का, तो उनके उस लीडर के हक में भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन 2009 में वीडियो लिंक के ऊपर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये बहुत मासूम शख्स है, और वो उसके हक में बयान दिया था, और वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी आप ही के प्लेटफॉर्म के ऊपर कई दफ़ा यहाँ पे बात हुई है, और यहाँ पे आपके जो डिफेंस एनालिस्ट है उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात कही है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है वो ना सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करते थे, बल्कि उन्होंने जब अफगानिस्तान के अंदर जो ये इशू हुआ और ख़ासतौर पर जब काबुल फॉल हुआ, वहाँ पे बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि जो स्लेवरी का भी खात्मा हो चुका है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब हम उनकी कड़ियाँ जोड़ते हैं तो एक बहुत अच्छी जो चेंज होती है वो हमारे सामने नजर आ रही होती है। और ये जो चेन और रिएक्शन जो है इस वक्त जो हुआ ये है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ये अफगानिस्तान वाली साइड से जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। तो उसके जवाब में उन्होंने उन जो पाकिस्तान की आप बैली कह सकते हैं इस मामले में, जो सॉफ्ट कॉर्नर जो थे या सॉफ्ट टारगेट्स जो थे, वो उन्होंने बीएलए के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये करने, इवन सिर्फ यही नहीं है, अगर आप पंजाब के इलाके की जानब देखें, जो सिंध का जो हमारा साउदर्न पंजाब है, जो जिसकी बेल्ट जो है या जिसका बॉर्डर जो है वो सिंध के साथ मिलता है, यहाँ पर दरियाए सिंध का इलाका है। और दुर्रानी साहब, आपका ये कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो बीएलए के साथ मिल चुके हैं और उन्होंने मिलकर ये पूरी साजिश रची है? जी बिल्कुल, आप ही के प्रोग्राम के सर, बिल्कुल आप ही के प्रोग्राम के अंदर ये बात हुई थी।
और बल्कि आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था तो मैंने आपको ये कहा था कि सर जिनकी नानी एक है, यानी कि जिनकी ग्रैंड मदर एक है, अगर वो जी। आपस में मिल भी जाए तो कोई इशू तो कोई भी नहीं है ना। बिल्कुल तो सही ये कहा अब आपने, लेकिन इसके संकेत उस तरीके से खुलकर नहीं आ रहे थे। बैरिस्टर अली ताहिर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनके पास हम चलेंगे। ताहिर साहब, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के ही एक सांसद ने, रहमान साहब ने, ये बहुत बेहतर तरीके से बताया था कि कबीले इलाकों में या फिर बलूचिस्तान के इलाकों में जो हो रहा है, क्या सरकार को पता है? सरकार से पूछा जाए तो सरकार को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। और उनके कुछ दिन संसद में ये बात बोलने के बाद एक बड़ी घटना हो गई, तब जबकि सरकार और तमाम एजेंसियों को इस बात की जानकारी थी कि बलूचिस्तान के लड़ाके कुछ ऐसा कर सकते हैं, तालिबान की तरफ से जो टीटीपी है वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल पर तो हमला हो चुका, वो आपसे सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है, वो उस तरह का फोर्स नहीं है, तो वो एक गोरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं वो इसमें एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रेन जो कि एक ऐसी जगह से जा रही है जहां इस तरह की घटना हो सकती है, ये तो वही जगह है ना, यहां पर पहले भी पुल तोड़ दिया गया था और वहीं पर यह घटना हो गई, और उसके बाद पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर पा रहे, तब जबकि बड़ी संख्या में उसमें पाकिस्तान के सैनिक मौजूद थे। और उसके बाद हालत क्या है कि आज भी ट्रेन बंधक है, हॉस्टेज हैं लोग। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी। संसद से मेरा ख्याल शायद मुराद आपकी जो है वो पार्लियामेंट थी, और पार्लियामेंट जाहिर है एक ऐसा फोरम है जहां पर जो है वो सियासी जमातों के पास ये एक मौका है कि वो क्रिटिसाइज भी करें अदर साइड को, उनको आईना भी दिखाएं, और ये किसी भी थ्राइविंग डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा जरूरी है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई इस तरह की बात की गई तो मैं तो समझता हूँ डेट इज वर्थ एप्रिसिएशन, कि बताया जा रहा है हुकूमत को कि ये लूप होल्स हैं, इनको आप कवर कीजिए। बट एट द सेम टाइम मैं शायद थोड़ा सा आपसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा शायद आपसे डिसएग्री जरूर करूंगा। मैं इसको गुरिल्ला वारफेयर तो नहीं समझता, हम इसको उस तरह से सेंक्टिफाई नहीं कर सकते, इनको वो इज्जत नहीं दे सकते। ये दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, और ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है, और टेररिस्ट को हमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में टेररिस्ट ही कहना चाहिए। बेशक वो ट्रेन को हाईजैक करना हो, लोगों को जो है वो किडनैप कर लेना हो, या अदरवाइज वायलेंट कार्रवाइयां करना हो, ये तमाम टेररिज्म के जिम्मे के अंदर आता है। और कोई भी मुल्क जो है दुनिया में वो इससे एफ्लेक्ट हो सकता है। मैं आपके एक लर्नेड मेहमान थे, उनकी बात सुन रहा था, और वो ज़ाहिर टारगेट पाकिस्तान को कर रहे थे कि इनके साथ ये हुआ, तो शायद वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ। मेरे ख्याल में तो दुनिया में किसी भी मुल्क में टेररिज्म हो, अगर कोई रीजनेबल आदमी होगा तो वो बेवक्त आवाज, हम्मा आवाज, वो ये बात कहेगा कि ये कंडेमनेबल वाकया है, वो बेशक पाकिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हो। हमें उसको बड़ा ही स्ट्रेट एज तरीके से, हमारा बड़ा जरूरी है कि हम उसको कंडेम करें। और ये जो सारा कुछ हुआ है, देयर इज नो डाउट दैट देयर इज अ सिक्योरिटी लैप्स, आप इसको और तो किसी तरह से पुट इन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और जिस तरह से लोगों को रिकवर कराया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज को नतीजे तक श्याम जी मेरे साथ मौजूद हैं, श्याम जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, अगर देखा जाए तो 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब भी संघर्ष जारी है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि कुछ लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जैसे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये कल भेजे गए। उसके बाद F-16 एयर स्ट्राइक की बात की गई कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर सकता है उन तमाम ठिकानों पर, BLA के लड़ाकों के ठिकानों पर। लेकिन कैसे आप करेंगे तब जबकि आपके होस्टेज उनके पास हैं? और ये तो संभव ही नहीं है, कोई सीधा युद्ध तो है नहीं कि आप F-16 से सीधे एयर स्ट्राइक कर दें। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान की सेना जितनी एनर्जी बांग्लादेश में लगा रही है, जितनी एनर्जी वो भारत की सीमाओं में लगा रही है, अगर इतनी एनर्जी वो अपने इलाकों को और अपने आवाम की सुरक्षा में लगा दे तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएं, क्योंकि वो इंटरनेशनल इंडेक्स में नंबर 2 पर है आतंकवाद पीड़ित। मनोज जी, बिल्कुल आपने अच्छे संदर्भ में इस पूरे डिबेट को लाया है कि ये घटना हुई है, हॉस्टेजेस अभी वहाँ पर हैं और ये ट्रेन बंधक बनाई गई है। लेकिन मुद्दा है ये अलग जो हमने डिस्कस किया कि ये कंडेमनेबल है और ऐसे टेररिस्ट नहीं करने चाहिए, ये टेररिस्ट है या नहीं है,
ये बातें अपनी जगह पर। और दूसरी बात कि इनका रूट कॉज और उनका एनालिसिस, उनको खत्म करना, जो आप कह रहे हैं कि क्या पंजाब की सरकार, पाकिस्तान की सरकार अपने बलूचिस्तान को नहीं समझ पा रही है? क्या उन्होंने चाइना को सीपैक के तहत जगह देके और जो वो ग्वादर में जो अपना बेस बना रहे हैं, जो वो वहां पे अपना वर्चस्व चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना को एक पूरी तरह से खुली छूट दे रहे हैं, कल्चरल जो उनका डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, वहां के जो लोकल ट्राइब्स है, वहां के जो रिच मिनरल ऑयल्स का जो खपत है जिनसे उनको फायदा हो रहा है, उसका फायदा उनको नहीं मिल रहा है। अगर हम पोर्ट भी बनाने की बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पे उन्होंने जो वर्कर्स हैं वो भी बलूचिस्तान के वर्कर्स को यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनका कोई ग्रोथ नहीं होगा, अगर लोकल लोगों को अपनी इज्जत नहीं मिलेगी, उनकी सभ्यता को आहत किया जाएगा, तो ऐसी घटनाएं लगातार होंगी। और जब होती हैं घटनाएं तो ये स्पेशल ऑपरेशंस, पहले तो देखिए पाकिस्तान ट्रेन का बंधक बनाना एक बहुत बड़ी बात है। 400 से 500, 15 से 16 डब्बों वाली ट्रेन पूरी की पूरी बंधक, कोई डब्बा कोई छोटा सा कमरे में बंद करने वाली बात नहीं है। ये तो पूरा खुला इलाका है, टनल के अंदर अगर उन्होंने इसको पकड़ लिया तो अब जैसे हम समझते हैं, मैं तो मरीन कमांडोज पायलट रह चुका हूं, स्पेशल ऑपरेशंस को समझता हूं, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है जब आप किस तरह से किसी कमरे में बंधक हो तब उनको छुड़ाना। यहां तो पूरी की पूरी खुली जगह में ही बंधक बना के रखा हुआ है। इसका मतलब आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है और पूरी तरह से उनके इन्फ्लुएंस में है, तो लोग भाग भी नहीं पाएंगे। और इन्फॉर्मर्स होते हैं जैसे, या लोकल लोगों का सपोर्ट जो मिलता है उसमें दिक्कतें आएंगी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार को तो एक बड़ा इतिहास रहा है टेररिज्म के नाम को, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि इसकी प्लस या माइनस क्या है और उनको पता है कि वो कहां क्या करते आए हैं। अब ये कहना कोई हम किसी को आहत नहीं करना चाहते कह के कि आप अपने को संभालिए, पर यह बात बहुत विदित है, पूरा ग्लोब इस बात को समझता है पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है और उसमें उन्हें अपने आप को कैसे संभालना चाहिए। अगर वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, उनको दिक्कत होती है, उनके लोगों को उनको परेशानी आती है, तो उन्हें बैठ के संभालना होगा और उन्हें देखना पड़ेगा कि इनको क्या पावर दिया जाए, इनको क्या सरकार दिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर। बड़ी खबर यह है कि बीएलए ने यह दावा किया है कि 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है। बीएलए ने बंधकों के बीच सुसाइड बॉम्बर्स भी बैठा रखे हैं। बीएलए ने बंधकों को 5 अलग अलग जगहों पर रखा है और जो बीएलए के बलूच जो नेता हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे बलूच कार्यकर्ता, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों और लड़ाकों के साथ साथ जितने भी बलूच अलगावादी हैं जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। बिना शर्त रिहाई की बात की गई है और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। विनोद शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इस पूरी समस्या की, उसको समझ लेते हैं फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान की जो समस्या है, वो जो खान मीर अहमद यार खान के साथ जिन्ना का धोखा है, उसके बाद से जो बलूच, जिसको पहले कलात के नाम से जाना जाता था, कलात, तो वो अब तक इस बात को समझ नहीं पचा पाए हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हैं। जिन्ना के धोखे के बाद से वो लड़ाई लगातार लड़ रहे थे, बीच में थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन फिर वो मुखर हुआ है और वो इंडिपेंडेंट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो लगभग 270-72 दिन तक इंडिपेंडेंट नेशन रहे हैं, लेकिन बाद में ब्रिटेन के साथ मिलकर के जो खेल हुआ, वो लंबा इतिहास, उस पर नहीं जाते हैं। अब दूसरा पक्ष ये है कि ये जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, उस समस्या से कैसे निपटेंगे। वो ऐतिहासिक पक्ष जो है उसको अभी इग्नोर करते हैं, ये इससे निकले हैं, इससे निपटेंगे कैसे। पाकिस्तान आर्मी किसी भी तरह से इस घटना से लड़ने में अक्षम है। उनकी स्थिति मैं भारतीय दृष्टिकोण से बता देता हूं, अगर पाकिस्तान की आर्मी को भारत में जो होम गार्ड्स हैं उनसे लड़ाया जाएगा तो उनके सामने भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए कि वो ट्रेंड नहीं है, किसी तरह से उनके पास पैसा नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, वो दूध बेचते हैं, वो सब्जी उगाते हैं, वो आर्मी का काम छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स बता रहा हूँ कि वो दूध बेचने से लेकर के सारा काम करते हैं आर्मी के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं। अब वो टेररिज्म कह रहे हैं कि वो बीएलए, जिसको वो टेररिज्म कह रहे हैं, और बीएलए कहते हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये एक बात है। तो क्या वो उन लोगों से लड़ पाएंगे जब आप अपनी ट्रेन को जो सिविलियंस के साथ साथ आर्मी के पर्सनल्स को भी लेकर के जा रही थी, उसका हाईजैकिंग को नहीं रोक पाए, तो आप उनको छुड़ा पाएंगे? तो ये तो मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। तीसरा सबसे आसान तरीका है अपनी नाकामयाबी छुड़ाने के लिए कि तालिबान पर थोप दीजिए कि तालिबान का किया जा रहा है, तालिबान से संपर्क में। अब पाकिस्तान के जो लोग ये बात कह रहे थे कि ये तालिबान का किया धरा है, अब वो ये भी बताना चाहिए उनको कि ये गुड तालिबान ने किया है या बैड तालिबान ने किया है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जिसकी बात बलूचिस्तान के लोग करते हैं, और उन्होंने लगभग 20-25 साल में न केवल इस तरह के जो मिलिट्री मतलब मिलिटेंट जो कह रहे हैं पाकिस्तानी, ये कहिए कि आर्म्ड रिवेलियन शुरू किया है, उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, इवन इंडिया में भी आकर के अपनी बात कहते रहे हैं कि इसमें हमारी मदद की जानी चाहिए, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। और हिस्टोरिकली भी 1876 का एक ट्रीटी है जिसके तहत वो इंडिपेंडेंट थे। फिर मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी की सिचुएशन जो है उस सिचुएशन से निपटने के लिए न पाकिस्तान की आर्मी इक्विप्ड है, न उनकी सरकारों के पास इस तरह का कोई रोड मैप या कोई प्लान दिख रहा है। तो देख ही रहा है कि मुट्ठी भर लड़ाके किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार को नचा रहे हैं। संजय मेस्टन साहब क्या कहेंगे? समझ में नहीं आया क्या? चलिए चलते हैं। दुर्रानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दुर्रानी साहब, ये जो जिसका जिक्र किया जा रहा है कि ये एक पुरानी बात है, पुराना झगड़ा है, पुराना दर्द है, और जो दर्द लगातार पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, लेकिन अगर बीएलए के लड़ाकों ने या बीएलए ने सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज भाई, सबसे पहले देखिए, अभी जो आप बात कर रहे हैं और बार बार अभी जब दरमियान में भी आपने ब्रेकिंग दी और आपने कहा था कि इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, तो उसमें भी आपने ये बताया कि जी अभी उन्होंने कहा कि हम 48 घंटे का हम आपको वक्त देते हैं और 48 घंटों के अंदर आप जो सियासी। सर, सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि बीएलए जो है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर कौमी धारे के अंदर कोई एक सियासी जमात के तौर पर शामिल है? सबसे पहली बात तो ये, बीएलए जो है वो तो सर पूरी दुनिया के अंदर बतौर एक दहशतगर्द जमात जो है, सर अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी बात करता हूँ, चलो ठीक है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करते हैं कि बीएलए जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। पहले। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने 48 घंटे दिए हैं, वो ठीक है, 48 घंटे दे दे, लेकिन वो बताया कि सियासी कैदी कौन से हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे सस्टेन कर रहा है। मैं वहीं पे, मेरी एक चीज वो कहते हैं ना, सुई फंस गई है कि कौन से सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं। अगर वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की बात कर रहे हैं तो खुल के बात करें, अगर वो पीटीएम के किसी बंदे की बात कर रहे हैं तो खुल के बात करें। ये क्या बात हुई कि ये सियासी कैदियों को छोड़ दे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको तो अब तक कोई नाम नहीं बताया गया, अब तक कोई नाम नहीं बताया गया। सर नहीं बताया गया ना, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, बीएलए ने कहा कि जितने भी जो जेलों में बंद बलूच कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कैदी हैं, जो लोग गायब हो चुके हैं या जो लड़ाके हैं या अलगाववादी हैं, बिना शर्त सबको रिहा कीजिए। सर, मैं आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं जी। मैंने आपसे एक छोटी सी अर्ज की है, जैसे यहाँ पे अभी एक हमारे भाई बैठे हैं, हमारे सीनियर भाई बैठे हैं, उन्होंने बात की है कि जनाब ये इतिहास है। उन्होंने कहा ये माजी का हिस्सा है। मुझे ये बताएं, माजी के हिस्से के अंदर मुझे बता दें कि क्या बीएलए कौन सी सियासी जमात है, कौन सी सियासी जमात के साथ इनके ताल्लुकात है? मुझे सर छोटी सी बात बता दें। दुर्रानी साहब, मैं अभी पूछता हूं, दुर्रानी साहब अभी पूछता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक ऐसी खबर आ रही है जो संकेतों के तौर पर ठीक नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर एक बड़ी खबर यह है कि क्वेटा में 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए। अगर 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए हैं तो क्या बड़ी तादाद में लोगों के मरने की आशंका है? क्या बड़ी तादाद में वहां पर लोगों को मार दिया गया है? क्या बड़ी तादाद में लोगों की वहां हत्या कर दी गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो 200 ताबूत क्यों लाए गए हैं? दुर्रानी साहब, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं सर बताता हूँ, ये 200 ताबूत नहीं है, 140 के करीब ताबूत है। और मेरी जो है अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है इसी चीज के ऊपर। और इसके अंदर सर मैं बता देता हूँ कि अभी तक मोर देन 30 जो दहशतगर्द थे उनका सर उनको हलाक कर दिया गया। 190 जो मुसाफिर है वो उनमें से जो है वो जो मुसाफिर है या यरगमाली है उनको बाजियाब करा लिया गया। 140 ताबूत जो है वो इसलिए वहां पे भेजे गए हैं। मेरी जो है लोगों से बात हुई है वहां पे, उन्होंने कहा है कि
अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो अब यरगमालियों के साथ, जैसा अभी आपने भी बताया है कि सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, वो जो हॉस्टेजेस है उनके अंदर उनको बैठाया हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो वो माइट भी कि कैजुअलिटीज की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है हिफ्ज मातकद्दम के तौर पे 140 जो है वो यहाँ पे भिजवा चुके, माइट भी 200 हो, लेकिन मुझे तो खबर मिली है वो 140 की है। लेकिन जो भी है सर, चाहे 1 हो, चाहे 200 हो या 150 हो, जब मैंने देखिए आप ही और के ये प्रोग्राम ताबूत के अंदर किसकी बहुत तरफ से सारी भिजवाए गए हैं दुर्रानी साहब? गवर्नमेंट की जानब से सर, सरकार की तरफ से, मतलब सरकार ने तैयारी कर ली है। क्या ये मेरे साथ श्याम कुमार जी हैं। श्याम कुमार जी, क्या ये एक माइंड गेम इसे कह सकते हैं? क्योंकि पहले हेलीकॉप्टर लड़ा के भेजे गए, फिर ये कहा गया कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, बात नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एडवांस में 140, जैसा कि दुर्रानी साहब बता रहे हैं, हमें सूचना मिली है कि करीब 200 ताबूत पहुंचे गए हैं। सरकार कह रहा है कि ठीक है, होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम आपकी शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे। क्या ये माइंड गेम में कूटनीति है? देखिए, नंबर का आंकड़ा तो आगे पीछे होगा। जब 400-500 लोगों की बात हो रही है, सिविलियन होस्टेजेस हैं, आर्मी पर्सनल है। देखिए, ट्रेन क्वेटा से बहालपुर होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए और पेशावर तक जाती है। पूरा पंजाब पूरा ट्रैवल करती है, बहुत लंबा। और इसमें ऑब्वियसली पूरा मिलिट्री पर्सनल लगातार छुट्टियों में जाते हैं, तो इसमें कई मिलिट्री पर्सनल भी होंगे। और प्रेशर तब आता है जब मिलिट्री पर्सनल की भी डेथ होगी, सिविलियंस की भी डेथ होगी, तो दोनों की डेथ होगी तो गुस्सा और बवाल ज्यादा खड़ा होगा। और इस हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट तो जब ऐसे कोई हॉस्टेजेस होते हैं तो इवैक्यूएशन प्लान्स के हिसाब से, कंटिजेंसी प्लान्स जो होती है उसके हिसाब से वो साम दाम दंड भेद, और इसमें खासकर हम माने तो टेबल पे बैठ के या बिहाइंड द कर्टन जो बातें होती हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ऑफेंसिव पोस्चरिंग से दुर्घटना में, ऐसे हॉस्टेज सिचुएशन में जान ज्यादा जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ से तो प्रेशर टैक्टिक्स दिया कि हम अटैक करेंगे, उनके जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है जो उनकी बीएलए की, उनको नष्ट करेंगे एयर स्ट्राइक से। तो वो तो एक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, वो बात की बात है। जहां तक हॉस्टेजेस को छुड़ाने की बात है, वो ऑन द स्पॉट अपनी जो स्पेशल फोर्सेज है उनको वहां पे एयर ड्रॉप कर रहे होंगे, और साथ साथ वो इन्वेलपिंग कर रहे होंगे, और जो लोकल इन्फॉर्मर्स हैं उनके साथ कर रहे होंगे, साथ साथ नेगोशिएशंस भी हो रही होगी, नाम भी दिया होगा उन्होंने। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे कि किसको छोड़ना है। वो राउंड्स में छोड़ा जाता है, 10 कैदियों को, 50 कैदियों को, जनरली ऐसे में एक्सचेंज होता है। हम देख रहे हैं हमास और इजराइल के साथ क्या हो रहा है। तो हमें पता है जब हॉस्टेजेस होते हैं तो ऐसे एक बार में कुछ सडनली ओवरनाइट या कैसे कुछ नहीं हो जाता, और वो पेशेंस के साथ हॉस्टेजेस को एक तरह से ट्रेजर के रूप में रखते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, अगर टेररिस्ट हैं या जो भी हैं अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, वो एक अलग डेफिनेशन है उनका। लेकिन ये बातें तो हो गई क्योंकि हॉस्टेजेस लग चुके हैं। तो ये ताबूत को मकाना, ये तो एक तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना जो तरीका होता है कि अगर डेथ हुए हैं, जो विदित है, जो रियलिटी है, तो डेथ हुए हैं तो ताबूतों के साथ उनका जो सम्मान करना ही होगा, उनकी जो अंतिम क्रिया है वो करनी ही होगी। अब ये 200 होंगे, कल को 250 भी सुबह आप सुन सकते हैं आंकड़ों को। तो ये सारी चीजें तो घटनाक्रम में एक के बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन में देखता हूं। ताहिर साहब, मैं पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे बयानों को देखता भी हूं और सुनता भी हूं, क्योंकि जब भी बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से ये संकेत निकल कर आता है, चाहे वो सियासत से जुड़े हुए लोग हों या सेना से जुड़े हुए लोग हैं। और बार बार वो इस बात का जिक्र कहते हैं कि साहब ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है, अब ये आज का पाकिस्तान है, और आज का पाकिस्तान है तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। पीएलए के मुट्ठी भर लड़ाकों को पाकिस्तान जवाब नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं दे पा रही है, आईएसआई जवाब नहीं दे पा रही है, आप यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई सारी सेना के कमांडर और सेना के जवान उस ट्रेन में मौजूद हैं, और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि बातचीत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जितने लोग अभी सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे या उनके साथ भी दुर्घटना घट जाएगी? देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जरा पहली बात का जवाब देता हूं कि आप किसी एक मुल्क के लोगों को ये नहीं कह सकते। दोनों तरफ जो हैं वो हॉकिश एलिमेंट्स हैं, और एक उम्र इंसान की ऐसी आती है कि उसको मैच्योर हो जाना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए कि ये मुल्क नहीं, रीजन्स डेवलप करते हैं, और वॉर जो है वो किसी तरह का सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन हॉकिश एलिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत है, एंड आई से दिस विद ड्यू रिस्पेक्ट
कि आपका जाहिर है आपका एक बात करने का तरीका है, आप बड़े अच्छे तरीके से मौका भी ले रहे हैं, चीज को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जो हर वक्त जो है वो लड़ाई झगड़े मार धार की बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल में जो समझदार लोग हैं उनको दोनों तरफ प्रिवेल करना चाहिए और उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये किसी चीज का हल नहीं है, ये कोई टेकन या स्ट्रीट फाइटर की तरह बच्चों की तरह हमने बैठ के नहीं खेलना कि कौन किसको ज्यादा मारता है, बल्कि हमने रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। यूरोप अगर डेवलप हुआ है तो वो एज ए रीजन डेवलप हुआ है, उसमें कोई एक मुल्क डेवलप कभी नहीं हुआ, वो हमेशा रीजन्स डेवलप होते हैं। ताहिर साहब, आपको पता है भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो डेवलपमेंट और विकास भारत बहुत तरीके से अच्छे से समझता है और भारत कभी भी आतंकवाद को, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो या हिंदुस्तान का आतंकवाद हो, उसको कभी अच्छा नहीं मानता। हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे और आप देखिए बहुत सारी शक्ति कश्मीर में रही। अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है। हमारे सरकार का आतंकवाद को टैकल करने का तरीका ये, लेकिन पाकिस्तान देखिए आप अगर जनाबे वाला आप अगर ये कहेंगे कि भारत में सब लोग जो हैं उनका ये मौकफ है जो मेरा है और पाकिस्तान में सारों का मौकफ वो है जो मैं बता रहा हूं, तो मेरे ख्याल में ये एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। आप जरा रिकंसिडर करिएगा दोनों तरफ। अच्छा, समझदारी वाली बात क्या है? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अगर बांग्लादेश में, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर बांग्लादेश में कुछ इंटरनल सिचुएशन ऐसे बने हुए हैं, बांग्लादेश में कुछ इंटरनल सिचुएशन ऐसे बने हुए हैं, तो आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के लोग पहुंच जाएंगे, भारत की सीमाओं पर दौरा करने लगेंगे। वहां पर परवेश बरुआ जो कि उल्फा का आतंकवादी है, उसके साथ वहां की सीमाओं में कैंप किस तरीके से लगाया जाए ये तैयारी करने लगेंगे। बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाके निरीक्षण करने लगेंगे कि किस किस तरीके से हथियार को बनाया जाए। ये ठीक है? नहीं तो इसमें क्या बुराई है जनाब? इसमें क्या बुराई है? ये अगर कोई दूसरे मुल्क के साथ जाता है और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते हैं, इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप भी दुनिया की मिलिट्री लीडरशिप से मिलती है, मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। देखिए बुराई की बात नहीं है, हमें हिस्टोरिकली इन चीजों को देखना पड़ता है, हमें इतिहास को देखना पड़ता है कि आपका पिछला इतिहास क्या रहा है, हमारा पिछला इतिहास क्या रहा है, हमने क्या किया, आपने क्या किया। अगर हम एक बार 1947 में अगर हमने डिवीजन किया और बड़े भाई छोटे भाई के रूप में एक बाउंड्री बना के रहने की कोशिश की, तो आपने क्या किया, आपने तब से आज तक क्या किया, आपने भारत को कैसे ब्लीड किया, आपने टेररिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया, और अब आप एक नया समीकरण लेके बांग्लादेश में उसी को दोबारा इस तरफ से अगर मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ से आप मार करना चाहते हैं या तबाह करना चाहते हैं उसी जगह को। तो क्या आप दूसरा पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं? आप मिलिट्री डॉक्ट्रिन, आप वहां की फैक्ट्री, आप वहां के लोगों के बीच में जाके अपनी बातें कहना, एक तरह से इस्लामवाद या एक तरह से रिलीजन को लेके लोगों को उकसाना, ये तो सही नहीं होगा ना। ये तो इतिहास गवाह है इस मामले का, पूरी सरकार गवाह है, पूरा इतिहास और पूरा विश्व इस बात को देखता है। ये कोई हमारी आपकी बात नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं बड़े मैच्योरिटी के साथ कि इंसान को समझता है, तो इंसान के इतिहास को भी देख के ही आगे सीखता है, और उसी हिसाब से आपका इतिहास वैसा नहीं रहा है, ये आपको मानना चाहिए और इस बात को लेके आगे बांग्लादेश की बात करनी चाहिए। तालिबान इसका उदाहरण है कि तालिबान को दूध आपने पिलाया, आज वही तालिबान आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चाहे वो रखाइन की हम बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, और अगर इंडो पैसिफिक में देखें तो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि एक बार फिर कोई ना कोई एक स्वतंत्र राज्य जैसी स्थिति दिखाई दे रही। देखिए मनोज जी, बहुत आप बात जो कह रहे हैं उसमें बहुत वो है। रखाइन की बात हो गई या जिस बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, दुरानी साहब ने एक प्रश्न किया था, मैं वहाँ से जरूर वो करके फिर इस पर आता हूँ। वो ये बोल रहे थे कि ये इनके पास कौन से लोग हैं, किन सिविलियंस को छुड़ाना चाह रहे थे। हमास के बारे में बता दें कि हमास किन लोगों को छुड़ाना चाह रहा है और किन लोगों के कारण उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को उतने लोगों को एब्डक्ट किया था, मारा था, किन लोगों को छुड़ाना चाह रहा है और हमास क्या है, सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है। क्या अब आपके उस पर आता हूँ सर, जो रखाइन की बात आपने की कि रखाइन में एक अलग इलाका है जहाँ से लोग भाग रहे हैं और हम भारत तो उसका भुक्तभोगी है। रखाइन जो है, रखाइन के लोगों की अपनी एक इंडिपेंडेंट नेशन जैसी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये जो बलूचिस्तान का मामला है जिसको ये लगातार, जिस पर ये ब्लाइंड आई दबा के रखे हैं, मतलब ये आंख बंद करके रखे हुए हैं, उनके पास लीगली वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, रहा है और स्वतंत्र देश रहा है, उसको इन लोगों ने
सप्रेस किया है, वहाँ के लोगों को मारा है, उनके सारे नेताओं को लंबी फेहरिस्त है जिनको मारा गया है, कैद किया हुआ है। और पूरा का पूरा जो वहाँ पंजाबी डोमिनेंस, जिसको पंजाब पूरे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक स्टेट की चलती है, पंजाब की, और बाकी किसी की नहीं चलती। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इलाका है बलूचिस्तान वाला, ये कल्चरली भी कहीं से पंजाबी जो कल्चर है उस डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिंगलाज रानी का मंदिर है जिसको बलूच प्रोटेक्ट करते हैं। अब तक वो मिनरल रिच इलाका है, और उस इलाके से उस इलाके को इन लोगों ने चाइना को दे दिया था, और वहाँ से एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे थे जिसके कारण वहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल चाइना करता और पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं मिलता, फ़ायदा केवल एक पंजाब राज्य को होने वाला था। तो ये सब अनरेस्ट हैं जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं। उसके अलावा अब आप उन इश्यूज को एड्रेस नहीं कीजिएगा और उसके बजाय आप सप्रेस कीजिएगा, लोगों को मार दीजिएगा, लोगों को कैद कर लीजिएगा, तो ये सब कुछ होना था। दूसरा ये कि अब आपके पास उतनी कुव्वत, उर्दू के ही शब्द के हिसाब से कह रहा हूँ, अब आपके पास इतनी कुव्वत नहीं बची हुई है। मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की लड़ाई लड़ पाए। और ये लगातार आप अगर पिछला 2 साल की घटनाक्रम उठा कर ले गए, जिस तरह से आर्मी के कैंटोनमेंट्स में, आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे घुस करके बलूच अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं, और आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये बेसिकली अब इनके पास कोई, अच्छा आपका क्या है, आप एक ही आपके पास वो है कि किस तरह से आप पिन प्रिक करें इंडिया को। आप बांग्लादेश पहुंच जाइएगा, आप कश्मीर पहुंच जाइएगा, आप अपनी ज़मीन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप भारत को प्रॉब्लम करना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास इकॉनमी भी उस तरह की नहीं बची हुई। आप इकॉनमी के हिसाब से आप वो, और आपको चाइना से कुछ और मिलने वाला है नहीं, इसलिए कि सीपेक जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दूसरी तरफ भारत ने एक अल्टरनेट रूट दे दिया है। तो इंडिया उस आईपेक जो है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट आईमेक, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला कॉरिडोर है, वो बेटर अल्टरनेटिव दिख रहा है। तो आप पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। हसन दुर्रानी मेरे साथ मौजूद है। दुर्रानी साहब, बीएलए ने तो साफ तौर पर बता दिया है कि वो किसे किसे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री मोहम्मद नकवी ने कह दिया है कि हम इन जानवरों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बात कैसे बनेगी? डू और डाई वाली सिचुएशन जब आ जाएगी तो फिर ऐसे ही होगा ना। जब फर्ज करें ना, बड़ी कहना तो नहीं चाहिए, बहुत माजरत के साथ अगर इंडिया में अगर कोई इशू होगा तो मेरा ख्याल है कि आपको शायद मेरे सेंटिमेंट्स अच्छी तरह मालूम है। मैं उनको अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि यार फलां बंदे ने इंडिया के अंदर ये हरकत की है, तो मैं आपको क्या कहूँगा, इसको ख़त्म कर दो। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी देखिए, ये जो बंदे हैं ये आज से पाकिस्तान के अंदर हरकत नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी ने अगर ये बात कही है कि हम जानवरों के साथ बात नहीं करते, तो इसका मतलब है आपको पता लग गया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका नैरेटिव क्या है। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह काम करी। देखिए, चंद दिन पहले की बात है कि हमें मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जो अफगानी जो है तालिबान है, ये टीटीपी के जो है वो दस्ते जो है वो 15,000 दस्ता जो है वो वहाँ से चल पड़ा है, और वो जो है ना अभी जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो काबज हो जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो कहाँ पे गए? वो हनूज दिली दूरस्त। मैं यही बात कहूँगा कि वो जो सारी चीज़ें थी वो हनूज दिली दूरस्त, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और ये इसी तरह ये जो चीज़ें हैं बीएलए के, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसके अंदर भी यही सिचुएशन है। अभी जो हमारे इंतहाई रिस्पेक्टेड जो हमारे सीनियर जो थे, इन्होंने बात कही है। सर, आपने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जो आपने जवाब दिया था वो जवाब वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब समेत बीएलए वाले छुड़वाना चाहते हैं। उसका जवाब जब तक कि बीएलए, दुर्रानी साहब, आपका ये कहने का मतलब है कि अगर बीएलए के साथ तालिबान मिलकर खेल खेल रहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के पीछे एक इमरान खान की इमेज भी दिखाई दे रही है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैंने सर देखें, आप मुझसे ज्यादा जो है वो चीजों को देखते हैं। आप बेशक चेक कर लें, सन ईयर 2009 दिसंबर में किस शख्स ने वीडियो लिंक के ऊपर इंग्लैंड की ये सारा काम किया। फिर तालिबान के बारे में जो सॉफ्ट कर रहा था, 5,000 से ज्यादा जो जंगजू जो थे उनको वापस पाकिस्तान के अंदर कौन लेके आया था? फैज हमीद के थ्रू जो था वो तालिबान को दोबारा एम्पावर कौन कर रहा था?
अब सर देखिए बात यह है कि ठीक है मैं मानता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है सर, कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब किसी और शख्स की जो सिर्फ अपनी जाती अना की खातर, अपनी ईगो की खातर जो मुल्क को तबाह करने के चक्कर में पड़ जाए, सर हम तो कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। हमसे गलती हुई है, मैं मानता हूं हमसे गलती हुई है, और मैं बारहा कहता हूं, मैं हर फोरम के ऊपर बात ही करता हूं, लेकिन उसमें मैं आपको ये भी बात बताई थी, वो मैंने खुल के आपसे ये बात कही थी कि उस वक्त हमारे अमेरिका की जरूरत थी, लिहाजा हमने तालिबान को बनाया। अमेरिका ने तालिबान को बनाया, हमारी लैंड जो थी एक लेबोरेटरी के तौर पे, एक हैचरी के तौर पे इस्तेमाल हुई। मैं मानता हूं सर ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जब हमने इन लोगों को उठा के यहां से बाहर फेंक दिया, हमने वो लेबोरेटरीज तबाह कर दी, हमने हर चीज खत्म कर दी। मुझे ये बात बताएं सर, ताजिक बंदे जो है, ताजिक जो हैं, ठीक है, किर्गिस्तान के जो है, रशियन रियासतें जब टूटी हैं तो वहां से जो लोग उठ के आए हैं सर, क्या वो जंगजू थे या जो वॉर लॉर्ड जो थे उनको सर क्या पाकिस्तान ने ट्रेन किया है? बिल्कुल नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये इसी तरह की बात करते हैं तो मैं शंदाना गुलजार साहबा की आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो कि अब यानी कि दरोग गोई की या झूठ बोलने की मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि 25 अपना दिसंबर में इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने 18 अगस्त को उन्होंने जो था वो अपना क्या कहते हैं, शपथ कहते हैं आप लोग उसको कहते हैं, हलफ उठाया था वज़ीर आज़म का, और उससे 2 दिन पहले जो थी पार्लियामेंट ने जो एज MNA जिसको आप वो है हमारी जो कौमी असम्बली है उसने उठाया था 25 जुलाई को से लेकर 18 अगस्त तक। वो खातून जो है वो एक टीवी चैनल के ऊपर आके कहती है कि जी क्योंकि अपना इमरान अहमद, उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप जो है ये क्यों अपना इमरान अहमद साहब जो है वो तालिबान को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी 25 जुलाई से लेके 18 अगस्त के दौरान तक 8 कातलाना हमले हुए थे इमरान अहमद खान न्याजी साहब पे। सर मैं उनकी बीट कर करके मर गया, थक गया। तो हमने पूछा कि अगर आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो कहते हैं क्योंकि जी वो हमला कर रहे थे तो लिहाजा हम नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान के हालात खराब हों, तो लिहाजा हमने जो है ना उनके लिए बात की। यानी कि आप ये देखिए कि मैं समझ गया आपके कहने का मतलब है इस पूरे खेल के पीछे एक सियासी तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन उस सियासी तस्वीर के आगे क्या वाकई पाकिस्तान की सरकार झुकेगी या BLA के लड़ाकों की बात मानेगी या फिर कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर देख सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।